हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आज का टॉपर नीट साइंस। आज हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट करने वाले हैं। एक भी कॉन्सेप्ट स्किप नहीं होगा, हर टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और तभी नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। तो इस एक्सप्लेनर को लास्ट तक जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये है हमारा आज का पूरा चेकलिस्ट। जैसा आप देख सकते हैं, हम बिल्कुल एनसीईआरटी के सीक्वेंस को ही फॉलो करेंगे। हम ब्लड से शुरू करेंगे, फिर उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को समझेंगे, उसके बाद हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को डिटेल में देखेंगे और आखिर में कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स पर भी बात करेंगे। इससे आपका पूरा चैप्टर एक ही फ्लो में A to Z क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, ब्लड, द फ्लूइड ऑफ लाइफ। देखो, हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है और इसमें चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत जरूरी है। यही काम करता है ब्लड। ये एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बेस है। ओके, सो अगर हम ब्लड को देखें ना, तो इसे हम दो मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, इसका जो बड़ा हिस्सा है यानी 55%, वो है प्लाज्मा। ये ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉ कलर्ड यानी हल्का पीला सा। और जो बाकी का 45% है, उसे हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इसमें हमारे सारे ब्लड सेल्स आ जाते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। चलो अब इन दोनों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। अब प्लाज्मा के अंदर होता क्या है? मेजरली तो इसमें 90 से 92% पानी ही होता है, लेकिन जो बचे हुए 6 से 8% प्रोटीन्स हैं, वो बहुत ही क्रूशल काम करते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए। सबसे पहले है फाइब्रिनोजन। ये ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का थक्का जमाने के लिए ज़रूरी है। फिर आते हैं ग्लोब्युलिन्स, जो हमारे डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। एसेंशियली ये एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करते हैं। और तीसरे हैं एल्ब्यूमिन्स। ये सबसे छोटे हैं साइज में, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना। सिंपल भाषा में ये ब्लड वेसल्स के अंदर पानी के प्रेशर को मेंटेन करते हैं ताकि फ्लूइड बेवजह लीक ना हो। ओके, प्लाज्मा की कहानी तो हो गई। अब आते हैं ब्लड के उस 45% हिस्से पर जो असल में एक्शन पैक्ड है। ये है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हम इनको बॉडी की सेलुलर आर्मी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, और हर किसी का एक स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इस आर्मी में सबसे पहले आते हैं एरिथ्रोसाइट्स, यानी हमारे रेड ब्लड सेल्स। इनका शेप होता है बाइकॉनकेव, जिससे ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर मैमल्स में मैच्योर आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ताकि हीमोग्लोबिन के लिए और ज्यादा जगह बन सके। और इनका मेन काम क्या है? हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के हर टिश्यू तक पहुंचाना। एक हेल्दी अडल्ट में 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। इनकी एवरेज लाइफ स्पैन 120 दिन की होती है और उसके बाद ये स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है। चलो अब बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स की। ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। ये हमारे इम्यून सिस्टम के असली सोल्जर्स हैं जो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। इनको हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले हैं एग्रैन्युलोसाइट्स, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं दिखते, और दूसरे हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, जिनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए इस टेबल को बहुत ध्यान से समझते हैं, क्योंकि इनकी परसेंटेज और फंक्शन पर नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। सबसे ज्यादा 60 से 65% होते हैं न्यूट्रोफिल्स। ये फैगोसिटिक होते हैं, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया दिखा तो उसे खा जाते हैं। उनके बाद आते हैं लिम्फोसाइट्स, 20 से 25%। ये इम्यून रिस्पॉन्स के मेन प्लेयर्स हैं, जैसे बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। फिर है मोनोसाइट्स, 6 से 8%। ये भी फैगोसिटिक होते हैं। उसके बाद है इओसिनोफिल्स, 2 से 3%। ये एलर्जिक रिएक्शंस और पैरासिटिक इन्फेक्शन से लड़ने में स्पेशल रोल प्ले करते हैं। और आखिर में सबसे कम क्वांटिटी में 0.5 से 1% होते हैं बेसोफिल्स। ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में हिस्टामाइन, सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज करते हैं। अब इतने सारे परसेंटेजेस का ऑर्डर याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल मेमोनिक है, नेवर लेट मंकीज ईट बनानास। इसको नोट कर लीजिए। नेवर से न्यूट्रोफिल्स, लेट से लिम्फोसाइट्स, मंकीज से मोनोसाइट्स, ईट से इओसिनोफिल्स और बनाना से बेजोफिल्स। इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि सबसे ज़्यादा कौन है और सबसे कम कौन। नीट में ये ऑर्डर डायरेक्ट पूछा जाता है।
फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे आखिरी मेंबर हैं थ्रोम्बोसाइट्स, जिनको हम आम भाषा में प्लेटलेट्स कहते हैं। ये असल में पूरे सेल्स नहीं हैं। ये बोन मैरो के अंदर स्पेशल बड़े सेल्स होते हैं जिनको मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। उनके टुकड़े या फ्रैगमेंट्स होते हैं। इनका सबसे ज़रूरी काम है ब्लड कोआगुलेशन, यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। अगर किसी रीज़न से इनका नंबर बहुत कम हो जाता है तो उस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, जिससे चोट लगने पर खून बहना रुकता नहीं है। ओके, सेल्स की बात हो गई। अब चलो कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। इस सेक्शन में हम समझेंगे कि अलग अलग ब्लड ग्रुप्स कैसे बनते हैं। फिर हम देखेंगे कि चोट लगने पर हमारी बॉडी खून को बहने से कैसे रोकती है, यानी ब्लड क्लॉटिंग। और आखिर में हम एक और इम्पॉर्टेंट फ्लूइड जिसका नाम है लिम्स, उसके बारे में बात करेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्लड ग्रुपिंग। देखिए, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट एंटीजेंस पर बेस्ड है। अगर आरबीसी पर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर दोनों ए और बी एंटीजेंस हैं तो ए बी, और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ओ। रूल ये है कि प्लाज्मा में हमेशा ऑपोजिट एंटीबॉडी होती है। जैसे ए ग्रुप के प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी होगी। इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले मैचिंग बहुत जरूरी है। अब सोचो, ओ ग्रुप के आरबीसी पर कोई एंटीजन है ही नहीं। इसका मतलब वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और ए बी ग्रुप के प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, इसीलिए वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। जब हमें चोट लगती है तो खून को रोकने के लिए एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिसे हम कोएगुलेशन कैस्केड कहते हैं। चलो इसे सिंपल स्टेप्स में समझें। सबसे पहले जहां चोट लगी है वो टिश्यू एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है। ये कैल्शियम आयंस की मदद से इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में बदल देता है। फिर ये एक्टिव थ्रोम्बिन जाकर इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को एक्टिव फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और फाइनली ये फाइब्रिन धागों का एक जाल सा बना लेता है, जिसमें डेड आरबीसीज और प्लेटलेट्स फंस जाते हैं, और इस तरह से क्लॉट बन जाता है जो खून को रोक देता है। अब बात करते हैं लिम्फ की। देखिए, जब ब्लड हमारी पतली पतली कैपिलरीज से गुजरता है तो कुछ पानी और उसमें घुली हुई छोटी छोटी चीजें कैपिलरीज से बाहर निकलकर टिश्यूज के बीच की जगह में आ जाती हैं। इसी फ्लूइड को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या लिम्फ कहते हैं। ये कलरलेस होता है और इसमें स्पेशल लिम्फोसाइट्स होते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके 3 मेन काम हैं: टिश्यूज और ब्लड के बीच न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज करना, डाइजेस्टेड फैट्स को एब्जॉर्ब करना और इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ये फ्लूइड बाद में लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए वापस ब्लड में ही मिल जाता है। चलो, अब तक हमने ट्रांसपोर्ट मीडियम यानी ब्लड की बात की। अब बात करते हैं उस पंप की जो इस मीडियम को पूरी बॉडी में घुमाता है, हमारा दिल, द ह्यूमन हार्ट। ये एक मायोजेनिक ऑर्गन है, मतलब ये अपनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस खुद जनरेट करके कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसे ब्रेन से डायरेक्ट सिग्नल की जरूरत नहीं है बीच करने के लिए। ये हमारी बॉडी में थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है और इसका साइज लगभग एक बंद मुट्ठी क्लेंच्ड फिस्ट जितना होता है। हमारे हार्ट में टोटल 4 चेम्बर्स होते हैं। ऊपर के 2 छोटे चेम्बर्स को एट्रिया कहते हैं और नीचे के 2 बड़े मस्कुलर चेम्बर्स को वेंट्रिकल्स। दोनों एट्रिया के बीच की दीवार इंटरएट्रियल सेप्टम पतली होती है, जबकि दोनों वेंट्रिकल्स के बीच की दीवार इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम काफी मोटी होती है। हार्ट एक डबल वॉल्ट बैग से सेफ रहता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इसके अंदर वाल्व्स होते हैं जो ब्लड को उल्टा बहने से रोकते हैं, और इन वाल्व्स को अपनी जगह पर कॉर्डे टेंडिनिये नाम के धागे पकड़कर रखते हैं, जो पैपिलरी मसल्स से जुड़े होते हैं। हार्ट में एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच 2 इम्पॉर्टेंट वाल्व्स होते हैं और इनमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। इसे याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, BLTR। इसका मतलब है बाइकस्पिड वाल्व, जिसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, लेफ्ट साइड पर होता है और ट्राइकस्पिड वाल्व राइट साइड पर होता है। बस ये छोटी सी लाइन याद रखो, कभी गलती नहीं होगी। हार्ट के अंदर एक पूरा इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम होता है जो उसकी रिदमिक बीटिंग को कंट्रोल करता है। इसकी शुरुआत होती है ऐसे नोड से जो राइट एट्रियम के ऊपर वाले कॉर्नर में होता है। इसी को पेसमेकर कहते हैं, क्योंकि ये सबसे फास्ट 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल्स पर मिनट जनरेट करता है। यहाँ से सिग्नल एवी नोड तक जाता है, फिर एवी बंडल या बंडल ऑफ हिज, और आखिर में परकिंजे फाइबर्स के थ्रू पूरे वेंट्रिकल्स में फैल जाता है। एक बात ध्यान दो, जैसे जैसे सिग्नल नीचे जा रहा है, इम्पल्स जनरेट करने की रेट कम हो रही है। इसीलिए ऐसे नोड ही बॉस है, वही हार्ट की रिदम सेट करता है। हार्ट का स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, अब चलो देखते हैं कि ये काम कैसे करता है।
इस सेक्शन में हम कार्डियक साइकिल यानी एक सिंगल हार्ट बीट में क्या क्या होता है उसे समझेंगे और साथ ही हम ब्लड के प्यूरे सफ़र को भी ट्रैक करेंगे। एक पूरा कार्डियक साइकिल यानी एक हार्ट बीट लगभग 0.8 सेकंड्स में कंप्लीट होती है। इसके 3 मेन फेज हैं। पहले 0.1 सेकंड के लिए एट्रियल सिस्टुले होता है, जिसमें दोनों एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को वेंट्रिकल्स में धकेल देते हैं। फिर अगले 0.3 सेकंड्स के लिए होता है वेंट्रिकुलर सिस्टुले, जिसमें वेंट्रिकल्स जोर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसी टाइम एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच के वाल्व्स बंद होते हैं, जिससे पहली हार्ट साउंड लब सुनाई देती है। और आखिर के 0.4 सेकंड्स में होता है जॉइंट डायस्टले, जब सारे चेंबर्स आराम कर रहे होते हैं। इस दौरान सेमिल्यूना वाल्व्स बंद होते हैं, जिससे दूसरी हार्ट साउंड डब आती है। आपने ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो देखा ही होगा। वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का एक ग्राफ होता है। इसमें जो पी वेव होती है वो एट्रियल सिस्टोल यानी एट्रिया के कंट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकल्स के कंट्रैक्शन को शो करता है। और जो टी वेव होती है वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करती है। एक और चीज़, अगर आप 1 मिनट में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस को काउंट कर ले तो आपको उस इंसान की हार्ट रेट मिल जाएगी। ह्यूमंस में होता है डबल सर्कुलेशन। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक पूरा चक्कर लगाने के लिए ब्लड को हार्ट से 2 बार गुजरना पड़ता है। पहला सर्किट है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है, वहां साफ होता है और ऑक्सीजनेटेड होके वापस लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। दूसरा सर्किट है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई होता है और वहां से डीऑक्सीजनेटेड होकर वापस राइट एट्रियम में आ जाता है। अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि हमारा नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स हार्ट की एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करते हैं, और फिर हम ये जानेंगे कि जब इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो कौन कौन से कॉमन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। चलिए अब कुछ कॉमन सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स को जल्दी से समझ लेते हैं। हाइपरटेंशन या हाई बीपी का मतलब है जब ब्लड प्रेशर लगातार 140/90 से ज्यादा रहे। ये ब्रेन, हार्ट और किडनीज BHK को डैमेज कर सकता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज या CAD में हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, जिससे वो पतली हो जाती हैं। एंजिना पेक्टोरिस चेस्ट में होने वाला अचानक तेज दर्द है, जो हार्ट मसल को इनफ ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से होता है। हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट अटैक नहीं है। इसका मतलब है कि हार्ट बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा। और हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट मसल की किसी हिस्से को ब्लड सप्लाई अचानक रुक जाती है और वो हिस्सा डैमेज हो जाता है। तो ये था हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पर। अब अगर आपको लग रहा है कि सब क्लियर हो गया है तो एक बार रिवाइज जरूर करना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। स्टे फोकस्ड ऑन नीट 2020।